तो सबसे पहले अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में बात करें तो इसका कंप्लीट नाम यही है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि इसका कंप्लीट नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है। तो कभी भी अगर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो ये 1872 आपका ज़रूरी होता है, आप उसको कर सकते हैं। जो इसकी बनने की तिथि है वो कब कंप्लीट हुआ था, तो ये 15 मार्च 1872 को कंप्लीट हुआ था। और अगर हम पूछते हैं, क्योंकि कभी कभी प्री में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये किस दिन बना था और किस दिन ये इम्प्लीमेंट हुआ था, तो इम्प्लीमेशन की डेट जो है 1 सितंबर 1872 है, जबकि ये बन के कंप्लीट हुआ था 15 मार्च 1872 में। और इसके बाद कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये जो एक्ट है इसका जो ढांचा था, स्ट्रक्चर था, वो किसने तैयार किया था, इसका स्वरूप किसने तैयार किया था, तो सर जेम्स स्टीफेंस ने इसे तैयार किया था। और अगर हम बात करें कि ये किस तरीके की विधि है, क्योंकि जो लॉ होती है वो दो तरीके की, जैसे आईपीसी है तो आईपीसी में बताए गए हैं कि कौन सा आपने एक्ट किया है, तो आपने जैसे चोरी की तो चोरी यहाँ पे इस तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मैंने किसी चीज़ को चोरी किया तो मैंने चोरी का अपराध किया। बट आपको क्या आईपीसी में सज़ा मिलती है, तो नहीं, तो वो एक सब्सटेंटिव लॉ है और ये एक प्रोसीजरल लॉ है। जैसे आप सीआरपीसी का नाम सुनते होंगे तो सीआरपीसी में ये देखिए कि वहाँ पे प्रोसीजर बताए गए हैं कि किस तरीके से एफआईआर होगी, एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, और उसके बाद जितनी प्रोसेस हैं कि पकड़ के आप भाई चोर ले जाया जाता है कोर्ट में और कोर्ट के सामने उसका ट्रायल चलता है। अगर दोषी हुआ तो उसको अपराध के लिए सज़ा मिलेगी, नहीं दोषी हुआ तो भाई छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद अपील की प्रक्रियाएं हैं और ये सारी चीज़ें। तो ये एक क्या है, ये एक प्रोसीजर है, ठीक है। तो अगर ये प्रोसीजर है तो एविडेंस किस तरीके का एक्ट है, तो ये भी एक प्रोसीजरल लॉ है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, ये एक प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है और इसका प्रभाव भूतलक्षी है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि भूतलक्षी क्या, तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे एक्ट में होता है कि कोई एक्ट होता है कि जिस दिन लागू हुआ उस दिन के बाद से इफ़ेक्ट में आ गया, और कुछ एक्ट होते हैं कि जिस दिन जिस डेट को लागू हो रहे हैं उसके पहले से भी कुछ किए गए अगर अपराध होते हैं तो उस पर भी लागू होते हुए आते हैं। तो ये जो है, तो इसी एक्ट को जो यहाँ पीछे लागू हो रहा है, इसी एक्ट को भूतलक्षी प्रभाव बोलते हैं कि पहले से ये लागू होते आते हैं, तो इसका प्रभाव भी भूतलक्षी माना जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें कितनी डिटेल्स हैं। तो इस एक्ट में टोटल 11 जो आपके चैप्टर्स हैं और 167 सेक्शंस हैं, धाराएं जो हैं 167 हैं, और जो इसके टोटल चैप्टर हैं वो 11 हैं। इसकी जो अंतिम जो इसका लास्ट का चैप्टर है उसमें केवल एक और एक धारा है, वो है 167। तो आपको ये रिमेंबर रखना है कि 167 इकलौती ऐसी धारा है जो कि अंतिम अध्याय में है और अकेली है। इसके पहले तक 10 तक क्या है वो सारा का सारा दे चुका है, 166 तक इसमें 10 के बारे में बताया जा चुका है, बट ये जो है ये अकेली है। ये वाली जो चीज़ आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो अब ये संपूर्ण भारत, और संपूर्ण भारत में जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड है। यहाँ पे जो सिवाय है वो शब्द हट चुका है। अब बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ और लागू नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो अब लागू हो चुका है, पहले जिस समय एक्ट बना था उस समय तो लागू नहीं था, बट बाद में अभी ये रिसेंट हुआ है। बट इसके नीचे कुछ ऐसे एक्ट हैं या फिर नीचे कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये एक्ट लागू नहीं होता। तो देखिए ये सभी न्यायालयों पर लागू होता है, सभी यानी जितने भी कोर्ट होंगे सब पे लागू होगा, बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक हैं जिस पे ये लागू नहीं होता। सबसे पहला, सेना अधिनियम 1950 पे लागू नहीं होता, नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 पे ये लागू नहीं होता, तथा वायु सेना अधिनियम एक्ट, एयरफोर्स एक्ट 1950 भी इसमें नहीं आता है। और अगर बात करें
तो जो हम लोग एफिडेविट देते हैं, शपथ पत्र देते हैं बिफोर द कोर्ट, वहाँ पे भी ये लागू नहीं होता। और आखिरी में जो आपके ये मध्यस्थम की कार्रवाइयाँ हैं उनके ऊपर भी जो मीडिएशन की कार्रवाइयाँ होती हैं, आपने सुना होगा 89 मीडिएशन सीपीसी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे जो मीडिएशन होता है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ये आपका एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। अगर अब हम बात करें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आधार फोरम की विधि यानी लेक्स फेरी माना जाता है। अब देखिए लेक्स फेरी क्या है, तो ये जो फोरम की विधियां हैं उसका आधार इसको माना जाता है। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आए कि ये कौन सी विधि है, तो ये लेक्स फेरी है। और साक्ष्य विधि स्थानीय न्यायालय की विधि होती है और उसी का अनुसरण करती है। इसका मतलब ये है कि जो आपके लोकल कोर्ट्स होंगे उसमें जो प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं, इसीलिए इसे लेक्स फेरी बोला जाता है। और जो साक्ष्य विधि का उद्देश्य है वो साक्ष्य को समेकित करना, परिभाषित करना और संशोधन करना भी इस विधि का उद्देश्य है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि समेकन, परिभाषा और संशोधन, देखिए पहले ढेर सारे एक्ट भी चलते थे, जिस समय ये एक्ट नहीं आया था उसके पहले भी कोई ना कोई प्रोसीजर रहा होगा। तो उन सारे के सारे लॉ के जितने भी सेक्शन होंगे उनको क्या करेगा, वो जोड़ेगा, उनको सारे के सारे इकट्ठा करेगा। इसके बाद उन सभी लोगों को जिसकी इसकी परिभाषा नहीं दी गई उसको परिभाषित भी करेगा और ज़रूरत पड़ने पर उनका संशोधन भी ये कर सकता है। तो ये इस एक्ट का उद्देश्य है। तो ये आपको अगर पूछता है तो आपको वहाँ पे आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हैं तो टिक लगाने के तो काम आएगा ही आएगा। और अगर बात करें तो ये जो प्रशासनिक अधिकरण मींस ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ट्रिब्यूनल की जो कार्रवाइयाँ होती हैं या फिर अभी मैंने बताया कि जो मीडिएशन की कार्रवाइयाँ होती हैं उस पर भी जो एविडेंस एक्ट होगा वो लागू नहीं होता है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बात आती है सेक्शन 3 की। तो सेक्शन 3 पूरी की पूरी परिभाषा बताता है, तो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। तो न्यायालय शब्द की परिभाषा के बारे में अगर बात करते हैं तो न्यायालय शब्द में सभी न्यायाधीश जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो, और जो भी व्यक्ति साक्ष्य लेने के लिए भाई अधिकृत हैं, मीन्स उन्हें अधिकार दिए गए हैं, वे सभी आते हैं। बट यहाँ पे जो मीडिएशन वाले व्यक्ति होंगे, मीडिएटर होंगे, वो इसके अंतर्गत न्यायालय शब्द में नहीं आते हैं। मीन्स कोई भी मीडिएशन की अगर सुनवाई हो रही है तो उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बट अगर आपको ये वीडियो कंटिन्यू चाहिए तो आपको करना क्या होगा कि इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकता हूँ। पर अगर ऐसे लोग नहीं देखेंगे इस वीडियोस को तो मैं सीरीज़ फिर कंटिन्यू नहीं रखूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ज़रूर से, जिससे कि मैं ऐसे ही ढेर सारी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए